हेलो दोस्तों। सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि वीडियो देखने के बाद सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मैं इन वीडियोस को बनाने में बहुत मेहनत करती हूँ और इसी से मैं अपना खर्चा चलाती हूँ। जो भी सब्सक्राइब करेगा मैं दुआ करती हूँ कि उसकी ज़िंदगी बहुत अच्छी, अमीर और खुशहाल हो। प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों, आज की कहानी है एक ऐसे शख्स की जिसने सोचा था कि पैसा और ताकत उसे हर चीज़ से ऊपर उठा देगी। उसका नाम था रफ़ीक। रफ़ीक एक छोटे से कस्बे में रहता था जहां लोग सुबह से शाम तक मेहनत करके अपना गुजारा करते थे। लेकिन रफ़ीक का सपना था कुछ और। वह अमीर बनना चाहता था, बहुत अमीर। उसने देखा था कि आसपास के बड़े शहरों में कुछ लोग तेज़ी से तरक्की कर रहे थे, सिर्फ इसलिए क्योंकि उनके पास पैसे थे और वे दूसरों की कमज़ोरियों का फ़ायदा उठाते थे। रफ़ीक की उम्र उस वक्त 35 साल थी। उसकी पत्नी रुकैया घर संभालती थी और उनके 2 छोटे बच्चे थे, बेटा सलमान और बेटी नूर। रुकैया एक साधारण सी औरत थी जो अपने पति की हर बात मान लेती थी। लेकिन रफ़ीक के अंदर एक लालच था जो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था। वह शहर में एक छोटी सी दुकान चलाता था, लेकिन कमाई ज़्यादा नहीं होती थी। एक दिन उसे एक पुराना दोस्त मिला जिसका नाम था नवेद। नवेद अब बहुत बड़ा आदमी बन चुका था। उसने रफ़ीक को बताया कि शहर में प्रॉपर्टी का धंधा बहुत अच्छा चल रहा है। लोग पुरानी ज़मीनें सस्ते दामों में खरीदकर उन्हें महंगे में बेच देते हैं। रफ़ीक ने सोचा कि यह उसका मौका है। उसने नवेद से कहा, भाई, मुझे भी इस काम में शामिल कर लो, मैं मेहनत करूँगा। नवेद ने हंसकर कहा, मेहनत से नहीं, चालाकी से काम होता है। फिर उसने रफ़ीक को एक प्लान बताया। आसपास के गांवों में कई गरीब परिवार थे जिनके पास थोड़ी बहुत ज़मीन थी। नवेद का तरीका था कि पहले उन गरीबों को छोटे छोटे कर्ज देना, फिर ब्याज बढ़ाकर उन्हें दबाव में लाना और आखिर में उनकी ज़मीन हड़प लेना। रफ़ीक को शुरू में थोड़ा अजीब लगा, लेकिन लालच ने उसके दिल पर कब्ज़ा कर लिया। उसने हामी भर दी। दोनों ने मिलकर एक छोटी सी कंपनी बनाई। नाम रखा सफ़र प्रॉपर्टीज़। रफ़ीक गांव-गांव जाकर गरीब किसानों से मिलता, मीठी मीठी बातें करता, उन्हें छोटे कर्ज देता और कागज़ों पर दस्तखत करवा लेता। शुरू के कुछ महीनों में सब ठीक चला। कुछ परिवारों ने कर्ज चुकाया और रफ़ीक को फ़ायदा हुआ। लेकिन धीरे धीरे उसका लालच बढ़ने लगा। वह सोचने लगा कि अगर थोड़ा दबाव डाला जाए तो ज़्यादा ज़मीन हासिल हो सकती है। एक दिन रफ़ीक एक गांव पहुंचा जहां एक बुज़ुर्ग किसान रहता था। नाम था हाजी अली मोहम्मद। हाजी साहब की उम्र 70 साल से ऊपर थी। उनके पास 20 बीघा ज़मीन थी जो उनके बाप दादा से चली आ रही थी। हाजी साहब के 3 बेटे थे, लेकिन 2 शहर में नौकरी करते थे और एक उनके साथ रहता था। नाम था इमरान। इमरान एक मेहनती लड़का था जो खेतों में काम करता और अपने बाप की सेवा करता। हाजी साहब बीमार रहते थे, इसलिए परिवार की सारी जिम्मेदारी इमरान पर थी। रफ़ीक ने हाजी साहब से मुलाकात की। मीठे बोलों में कहा, हाजी जी, आपकी उम्र हो गई है, बीमारी भी है। अगर कोई छोटा सा कर्ज ले लें तो इलाज के लिए पैसे हो जाएंगे, ज़मीन तो रहेगी ही। हाजी साहब ने मना किया, लेकिन रफ़ीक ने इतना समझाया कि आखिरकार उन्होंने 5 लाख का कर्ज ले लिया। कागज़ पर दस्तखत हो गए। रफ़ीक ने कहा, चिंता मत कीजिए, 6 महीने में लौटा देना। लेकिन रफ़ीक का मकसद कुछ और था। 6 महीने बाद जब हाजी साहब कर्ज लौटाने गए तो रफ़ीक ने ब्याज बढ़ाकर 10 लाख कर दिया। हाजी साहब हैरान रह गए। उन्होंने कहा, बेटा, तुमने तो कहा था 5 लाख। रफ़ीक ने कागज़ दिखाकर कहा, ये देखिए, यहाँ साफ लिखा है, ब्याज भी शामिल है। इमरान भी साथ गया था। वह गुस्से में आ गया, लेकिन हाजी साहब ने उसे शांत किया। उसके बाद रफ़ीक ने दबाव बढ़ाना शुरू कर दिया। वह गांव में आकर हाजी साहब को धमकियां देने लगा। कहता, अगर कर्ज नहीं चुकाया तो कोर्ट में केस कर दूंगा, आपकी सारी ज़मीन जब्त हो जाएगी। इमरान रोज़ रफ़ीक के पास जाता और समझाने की कोशिश करता, लेकिन रफ़ीक का दिल पत्थर हो चुका था। नवेद उसे सलाह देता, दबाव बनाए रखो, आखिरकार वे मान जाएंगे। धीरे धीरे हाजी साहब की तबीयत और बिगड़ गई। इलाज के पैसे नहीं थे। इमरान दिन रात मेहनत करता, लेकिन कर्ज का बोझ बढ़ता जा रहा था। गांव के लोग भी रफ़ीक से डरने लगे थे, क्योंकि कई परिवारों की यही हालत हो चुकी थी। रफ़ीक अब सिर्फ पैसा देखता था। उसके घर में अब महंगी गाड़ी आ गई थी। रुकैया खुश थी, लेकिन कभी कभी उसे लगता कि उसके पति बदल गए हैं। एक शाम इमरान रफ़ीक के ऑफिस पहुंचा।
उसकी आंखों में आंसू थे। उसने कहा, भाई रफ़ीक, मेरे अब्बू की हालत बहुत ख़राब है। डॉक्टर कहते हैं ऑपरेशन की ज़रूरत है। अगर आप थोड़ा समय दे दें तो हम किसी तरह कर्ज चुकाने की कोशिश करेंगे। रफ़ीक ने ठंडे लहजे में कहा, समय ख़त्म हो चुका है, या तो पूरे पैसे दो या ज़मीन लिख दो। इमरान ने गिड़गिड़ाकर कहा, हमारी ज़मीन हमारे परिवार की रोटी है, अगर वह चली गई तो हम कहाँ जाएंगे। रफ़ीक ने जवाब दिया, ये मेरा धंधा है, भावनाओं का यहाँ कोई मोल नहीं। उस रात इमरान घर लौटा तो हाजी साहब बेहोश थे। परिवार रो रहा था। इमरान ने फैसला किया कि वह किसी और तरीके से मदद मांगेगा। उसने गांव के दूसरे लोगों से बात की। कई परिवारों ने बताया कि रफ़ीक और नवेद ने उनके साथ भी यही किया है। सब मिलकर एक बैठक की। उन्होंने तय किया कि वे रफ़ीक के खिलाफ आवाज़ उठाएंगे, लेकिन रफ़ीक को जब इसकी खबर लगी तो वह और ज़्यादा खूंखार हो गया। उसने पुलिस में शिकायत कर दी कि गांव वाले उसे धमका रहे हैं। पुलिस वाले भी उसके जान पहचान के थे। उन्होंने गांव वालों को चेतावनी दी। इमरान निराश हो गया। उसकी माँ और बहनें घर में रोती रहतीं। हाजी साहब की हालत दिन ब दिन बिगड़ रही थी। एक दिन रफ़ीक फिर गांव पहुंचा। उसके साथ नवेद भी था। उन्होंने हाजी साहब को कहा, अब आखिरी मौका है, ज़मीन के कागज़ साइन कर दो, वरना कोर्ट से नोटिस आ जाएगा। हाजी साहब कमज़ोर आवाज़ में बोले, बेटा, तुम्हें अल्लाह से डर नहीं लगता? यह ज़मीन मेरे बाप दादा की है, मैं इसे कैसे दे दूँ? रफ़ीक ने हंसकर कहा, अल्लाह का नाम मत लो, यहाँ पैसा बोलता है। इमरान वहाँ खड़ा था। उसने रफ़ीक की तरफ देखा और कहा, आपकी अपनी भी तो एक फैमिली है। अगर किसी ने आपके बच्चों के साथ यही किया तो आपको कैसा लगेगा? रफ़ीक ने जवाब दिया, मेरे बच्चे कभी ऐसी हालत में नहीं आएंगे, क्योंकि मैं चालाक हूँ। उसकी बात सुनकर इमरान का दिल टूट गया। उसके बाद रफ़ीक ने तेज़ी से काम शुरू कर दिया। उसने कोर्ट में केस दायर कर दिया। गांव वाले इमरान के साथ खड़े थे, लेकिन कानूनी लड़ाई में पैसे की ज़रूरत थी। इमरान ने दिन रात मेहनत की, छोटे मोटे काम किए, लेकिन पैसे जुटाना मुश्किल था। हाजी साहब का ऑपरेशन नहीं हो सका और वे एक रात दुनिया से चले गए। पूरे गांव में मातम छा गया। हाजी साहब की मौत के बाद रफ़ीक ने और दबाव बढ़ा दिया। वह कहता, अब मालिक तो चले गए, अब तुम लोग क्या कर लोगे? इमरान ने अपनी माँ और बहनों को संभाला। वह रोज़ शहर जाता और वकीलों से मिलता, लेकिन रफ़ीक का पैसा और रिश्ते काम कर रहे थे। कोर्ट ने रफ़ीक के पक्ष में फ़ैसला सुना दिया। ज़मीन रफ़ीक के नाम हो गई। जब इमरान को यह खबर मिली तो वह जैसे पत्थर हो गया। उसकी माँ फूट फूट कर रोई, बहनें सिर पीटने लगीं। इमरान ने कहा, अब हमारा क्या होगा? इस ज़मीन पर हमारी फसलें उगती थीं, अब हम भूखों मर जाएंगे। गांव के दूसरे लोग भी डर गए। कई परिवारों ने अपनी ज़मीनें सस्ते दामों में रफ़ीक को दे दीं, क्योंकि वे डर गए थे कि उनके साथ भी यही होगा। रफ़ीक अब बहुत खुश था। उसकी कंपनी बड़ी हो गई। नवेद के साथ मिलकर वह और भी गांवों में काम करने लगा। घर में अब लग्जरी सामान आने लगा। रुकैया ने कहा, रफ़ीक, इतना सब कुछ हो गया है, अब थोड़ा आराम करो, बच्चों का भी ख्याल रखो। लेकिन रफ़ीक सुनता ही नहीं था। वह कहता, अभी तो शुरुआत है, मैं और बड़ा बनूंगा। उधर इमरान का परिवार टूट चुका था। उन्होंने गांव छोड़ने का फ़ैसला किया। इमरान ने अपनी माँ और बहनों को लेकर शहर की तरफ रुख किया। वहाँ उन्होंने एक छोटा सा किराए का कमरा लिया। इमरान मजदूरी करने लगा। उसकी बहनें घरों में काम करने लगीं, लेकिन दिल में एक आग जल रही थी। इमरान रोज़ रात को सोचता कि कैसे रफ़ीक जैसे लोग दूसरों की ज़िंदगी बर्बाद कर देते हैं। कुछ महीने बीत गए। रफ़ीक की ताकत बढ़ती गई। अब वह सिर्फ गांवों की ज़मीन नहीं, शहर की प्रॉपर्टी भी हड़पने लगा। एक दिन उसे एक बड़ी डील मिली। एक पुरानी हवेली थी जो एक विधवा महिला की थी। उस महिला का नाम था बेगम साहिबा। उनकी उम्र 60 साल थी। उनके पति की मौत के बाद वे अकेली रहती थीं। हवेली बहुत पुरानी थी, लेकिन उसकी कीमत बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि शहर का विकास उसी तरफ हो रहा था। रफ़ीक ने बेगम साहिबा से मुलाकात की। मीठे बोलों में कहा, आप अकेली हैं, इस बड़ी हवेली में रहना मुश्किल है, मैं आपको अच्छी कीमत दूंगा, नई जगह ले लीजिए। बेगम साहिबा ने साफ मना कर दिया। उन्होंने कहा, यह हवेली मेरे पति की याद है, मैं इसे कभी नहीं बेचूंगी। रफ़ीक ने नवेद से सलाह ली। नवेद ने कहा, इस बार थोड़ा अलग तरीका अपनाते हैं। उन्होंने बेगम साहिबा पर दबाव बनाने शुरू कर दिया।
पहले उनके बिजली के बिल बढ़वा दिए, फिर पानी की सप्लाई में दिक्कतें पैदा की। जब बेगम साहिबा नहीं मानी तो रफ़ीक ने कुछ गुंडों को भेजा जो रात को हवेली के बाहर शोर मचाते। बेगम साहिबा डर गईं। उन्होंने पुलिस में शिकायत की, लेकिन रफ़ीक के रिश्तों की वजह से कुछ नहीं हुआ। एक शाम जब बेगम साहिबा अकेली थीं, रफ़ीक खुद पहुंचा। उसने कहा, देखिए, आपकी उम्र हो गई है, अगर कुछ हो गया तो कौन संभालेगा? मैं आपको अच्छी जगह दिलवा दूंगा। बेगम साहिबा ने रोते हुए कहा, बेटा, तुम्हें अपनी माँ का ख्याल नहीं आता। अगर कोई तुम्हारी माँ के साथ यही करता तो तुम क्या करते? रफ़ीक ने जवाब दिया, मेरी माँ तो बहुत पहले गुजर गईं, अब मैं अपना देखता हूँ। बेगम साहिबा की आंखों में आंसू थे। उन्होंने कहा, अल्लाह सब देख रहा है, एक दिन तुम्हें भी जवाब देना पड़ेगा। रफ़ीक ने हंसकर कहा, अल्लाह बहुत दूर है, यहाँ तो पैसा चलता है। उसने कागज़ निकाल कर कहा, साइन कर दो, वरना मजबूरन कोर्ट जाना पड़ेगा। उसी रात बेगम साहिबा की तबीयत खराब हो गई। पड़ोसियों ने उन्हें अस्पताल पहुंचाया। डॉक्टरों ने कहा कि दिल का दौरा पड़ा है। बेगम साहिबा अस्पताल में भर्ती रहीं। रफ़ीक ने इस मौके का फ़ायदा उठाया। उसने कुछ कागज़ों में जालसाजी की और हवेली को अपने नाम करवा लिया। जब बेगम साहिबा होश में आईं तो उन्हें बताया गया कि उनकी हवेली अब रफ़ीक की हो चुकी है। बेगम साहिबा रो पड़ीं। उन्होंने कहा, यह जुल्म है, मैं लड़ूंगी। लेकिन उनकी उम्र और स्वास्थ्य ने उन्हें कमज़ोर कर दिया था। वे एक छोटे से कमरे में रहने लगीं, जहां पड़ोसी ने सहारा दिया। रफ़ीक अब और भी आत्मविश्वास से भरा हुआ था। वह सोचता था कि कोई उसे रोक नहीं सकता। उधर इमरान शहर में मजदूरी करते हुए भी रफ़ीक के बारे में सुनता रहता था। एक दिन उसे पता चला कि रफ़ीक ने बेगम साहिबा की हवेली हड़प ली है। इमरान का खून खौल उठा। उसने सोचा कि अब चुप रहना गुनाह है। उसने कुछ दूसरे प्रभावित परिवारों से संपर्क किया। सब मिलकर एक छोटा सा ग्रुप बनाया। उन्होंने फैसला किया कि वे कानूनी तरीके से लड़ेंगे। इमरान ने एक ईमानदार वकील ढूंढा जो गरीबों के लिए मुफ्त में काम करता था। धीरे धीरे कई केस इकट्ठे होने लगे। रफ़ीक को जब इसकी भनक लगी तो वह हैरान रह गया। उसने नवेद से कहा, ये लोग अब भी नहीं मान रहे। नवेद ने कहा, चिंता मत करो, पैसे से सब सुलझ जाएगा। लेकिन इस बार मामला अलग था। मीडिया में भी खबरें आने लगीं। एक लोकल न्यूज़ चैनल ने ज़मीन हड़पने का सिलसिला पर रिपोर्ट बनाई। उसमें इमरान और दूसरे लोगों के इंटरव्यू दिए गए। रफ़ीक को पहली बार डर लगा। उसकी पत्नी रुकैया ने भी टीवी पर खबर देखी। उसने रफ़ीक से पूछा, यह सब सच है? तुम इतने लोगों की ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हो? रफ़ीक ने गुस्से में कहा, तुम औरत हो, इन बातों में मत पड़ो। लेकिन रुकैया चुप नहीं रही। उसने कहा, मेरे बच्चे बड़े हो रहे हैं, अगर वे यह सब जान गए तो क्या सोचेंगे? तुम उन्हें क्या सिखा रहे हो? रफ़ीक ने जवाब नहीं दिया, लेकिन अंदर से वह बेचैन हो गया। उसी रात उसे नींद नहीं आई। वह सोचने लगा कि उसने कितने परिवारों को बर्बाद किया है। हाजी साहब की मौत, बेगम साहिबा का दिल का दौरा, इमरान का परिवार टूटना, सब उसके सामने घूमने लगा। अगले दिन रफ़ीक के ऑफिस में पुलिस आई। कई केस दर्ज हो चुके थे। नवेद भाग गया था, लेकिन रफ़ीक फंस गया। उसकी कंपनी सील कर दी गई। घर की लग्जरी चीज़ें जब्त होने लगीं। रुकैया रोने लगी। बच्चे डर गए थे। रफ़ीक को ज़मानत मिली, लेकिन अब उसकी इज्जत ख़त्म हो चुकी थी। लोग उसे देखकर मुंह फेर लेते थे। रफ़ीक अब अकेला पड़ गया। नवेद ने उसे छोड़ दिया था। उसके पुराने दोस्त भी दूर हो गए। एक शाम वह अपने पुराने ऑफिस के पास से गुजर रहा था। वहाँ इमरान मिल गया। इमरान ने उसे देखा तो रुक गया। रफ़ीक ने सिर झुकाकर कहा, मुझे माफ़ कर दो, मैंने बहुत गलती की। इमरान ने कहा, माफ़ी से मेरे अब्बू वापस नहीं आएंगे, बेगम साहिबा की हवेली वापस नहीं आएगी, लेकिन शायद अल्लाह तुम्हें मौका दे। रफ़ीक घर लौटा तो रुकैया ने कहा, अब सब कुछ चला गया, लेकिन हम अभी भी साथ हैं। बच्चों को सही रास्ता दिखाओ। रफ़ीक ने अपनी गलतियों पर पछतावा किया। उसने तय किया कि वह बचे हुए पैसे से उन परिवारों की मदद करेगा जिन्हें उसने नुकसान पहुंचाया था। धीरे धीरे रफ़ीक ने अपना जीवन बदलना शुरू किया। वह अब छोटे मोटे काम करता। इमरान और दूसरे लोग भी देख रहे थे कि रफ़ीक सच में बदल रहा है। एक दिन इमरान ने रफ़ीक को फ़ोन किया और कहा, हमने कोर्ट में समझौता कर लिया है। अगर तुम सच में पछतावे में हो तो हम केस वापस ले लेंगे। रफ़ीक की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, शुक्रिया, मैं वादा करता हूँ कि अब कभी किसी की ज़िंदगी नहीं बिगाड़ूंगा।
समय बीतता गया। रफ़ीक अब एक साधारण जीवन जी रहा था। वह अपने बच्चों को सिखाता कि लालच इंसान को अंधा बना देता है। वह कहता, बेटा पैसा कमाओ लेकिन इंसानियत मत खोना, दूसरों का हक मत मारना। एक दिन गांव में एक नई मस्जिद बन रही थी। रफ़ीक ने अपनी छोटी सी बचत से उसमें हिस्सा लिया। इमरान भी वहाँ था। दोनों ने एक दूसरे को देखा और मुस्कुराए। हाजी साहब की याद आ गई। इमरान ने कहा, अब्बू कहते थे कि गलती करने वाला भी अगर सच्चे दिल से तौबा करे तो अल्लाह माफ़ कर देता है। रफ़ीक की ज़िंदगी अब शांत थी, लेकिन वह कभी अपनी गलतियों को भूल नहीं पाया। वह रोज़ दुआ करता कि अल्लाह उसे और उसके परिवार को सही रास्ते पर रखे। रुकैया अब खुश थी क्योंकि उसका पति वापस वही पुराना रफ़ीक बन गया था, मेहनती, ईमानदार और परिवार का ख्याल रखने वाला। दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि लालच इंसान को कितना नीचे गिरा सकता है। पैसा कमाना गलत नहीं, लेकिन दूसरों का हक मारकर, जुल्म करके पैसा कमाना सबसे बड़ा गुनाह है। जो लोग दूसरों की कमज़ोरियों का फ़ायदा उठाते हैं, उन्हें एक दिन अपनी गलतियों का सामना करना पड़ता है। इंसानियत सबसे बड़ी पूंजी है। अगर इंसानियत खो दी तो सारा पैसा भी काम नहीं आता। सच्चाई, ईमानदारी और दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार ही असली सफलता है। अगर हम दूसरों को दुख पहुंचाते हैं तो खुद भी दुख झेलते हैं। इसीलिए हमेशा याद रखें, जो बोओगे वही काटोगे। आज अगर हम किसी का हक मारते हैं तो कल हमारा हक कोई और मार सकता है। अल्लाह सबको सही राह दिखाए, अपनी गलतियों से सीखें और आगे बढ़ें। कहानी का शब्द संख्या लगभग 4500 शब्द।